बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 यानी बाब नंबर सोम मुआशरती आलूम जमात पंजम। इस सबक का नाम है रियासत और हुकूमत, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इस सबक को शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है वो तरीक़ा तदरीस थोड़ा सा मैं तब्दील कर रहा हूं। अगर कोई टीचर, कोई उस्ताद इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी, और बेटे और बेटियों के लिए तो हर वीडियो ही फ़ायदेमंद होती है। तो आज का जो मेरा मेथड होगा, या आज के बाद इस मज़मून को पढ़ाने का मेथड वो ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब कौन सी पैराग्राफ, कौन सी लाइन में है और कहाँ तक है, ताकि साथ साथ आपको पता चल जाए कि जब हम मश्क को हल करेंगे तो हमने कौन कौन सी बातों को ध्यान से पहले पढ़ना है, ताकि वो जब मश्क को हल करेंगे तो वो पहले ही हमें अच्छे तरीके से जवाब आता हो वो। ठीक है बेटे, अभी शुरू करते हैं इसको पढ़ना। किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। तश्कील देने का मतलब कि बनाई जाती है। ठीक है, हुकूमत रियासत और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। यानी हुकूमत का काम क्या होता है कि रियासत और शहरियों की फलाह बहबूद का काम करना। दुनिया में मुख्तलिफ इकसाम की निज़ाम हुकूमत कायम है, जिनमें बादशाहत यानी बादशाह जो है, बादशाह होना, आमरियत यानी फौज की जो है वो हुकूमत, जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत, यानी अवाम जो है वो फैसला करती है कि कौन हमारा नुमाइंदा होगा, और उसको जमहूरियत कहते हैं, और दीगर तर्ज हुकूमत शामिल हैं। इन सब में पसंदीदा तर्ज हुकूमत जमहूरियत है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। इसमें लोग हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब अपने वोटों के ज़रिए से करते हैं। कहते सोचें और बताएं कि बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। तो बेटे बादशाहत जो होती है वो एक जो बाप है उसके मरने के बाद वो जो कुर्सी होती है वो बेटे को ही मिलती है। ठीक है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत में अवाम ने ये फैसला करना होता है कि कौन आने वाला हमारा जो है वो नुमाइंदा होगा या सरबराह होगा। जमहूरी हुकूमत के कोई से 3 फ़ायदे लिखें। जमहूरी हुकूमत के जो बेशुमार फ़वाइद में से चंद फ़ायदे ये हैं कि ये पसंदीदा तर्ज हुकूमत है। ये नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं कि पसंदीदा तर्ज हुकूमत और अवामी तर्ज हुकूमत है ये। और तीसरे नंबर पे ये है कि ये अवाम जो है वो बराह रास्त वोट से जो है इंतखाब करती है अपने नुमाइंदे का। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, अगले सफ़े पे अगर हम चलें तो इसमें है वफाकी हुकूमत की ज़रूरत, नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी ज़रूरत क्यों होती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल एक वफाक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा S1 लिखा है, इसका मतलब यह है कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी जब हम मश्क को हल करेंगे तो उसमें जो पहला मुख्तसर सवाल होगा उसका जवाब ये वाला होगा। ठीक है, कि वफाकी हुकूमत का काम ये होता है कि ये वफाकी हुकूमत मरकज़ी हुकूमत होती है जो पूरे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाती है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हुकूमत साजी के लिए वफाकी हुकूमत अहम किरदार अदा करती है। ये हुकूमत मुल्की मईशत, दिफा, खारजा उमूर और दीगर मुल्की इंतज़ाम वगैरह की देखभाल करती है। तो यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बेटे। वफाकी हुकूमत का मकसद आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाना भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे ये सवाल नंबर जो 3 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी तफसीली सवाल नंबर 3 का जवाब है बेटे ये, जिसमें हमें पूछा गया होगा कि वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुवाजना करना है। कंपैरिजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल। तो कहते हैं कि हुकूमत के बहुत से दर्जे हैं। अब ये तीनों जो है वो हमने लिखने होंगे जवाब में, क्योंकि ये तफसीली सवाल है। तो उसके जवाब में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत, इन तीनों का मुवाजना करना है। ठीक है बेटे, तो हुकूमत के बहुत से दर्जे हैं, जैसा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। आइए वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमत पर हुकूमत साजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वफाकी हुकूमत, जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम हुकूमत यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट राइज है। पाकिस्तान के अवाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मकामी इदारों के लिए मेंबरान मुंतखब करते हैं। कौमी असम्बली के अरकान अक्सरियत तादाद यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबरा यानी हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता है। वो वफाकी हुकूमत के तमाम उमूर चलाने के लिए अपनी काबीना तश्कील देता है।
یہ کابینہ وزراء اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں جیسا کہ مالیات، قانون، دفاع، امور خارجہ و داخلہ وغیرہ کے سربراہ اور مشیر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم ان کی قیادت کرتا ہے۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین مل کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس دکھایا گیا پاکستان کا جو کہ اسلام آباد میں ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے صوبائی حکومت کے بارے میں، پروونشل گورنمنٹ۔ پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے۔ صوبائی اسمبلی اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ صوبائی حکومت اپنے صوبے کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے اور شہریوں کو تعلیم، صحت اور جان و مال کے تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ صوبائی حکومت کو تعلیم، صحت، صنعت، زراعت، صوبائی محصولات، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت بہتر نظم و نسق چلانے اور یعنی سسٹم کو چلانے، نظم و نسق چلانے اور نچلی سطح تک لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتی ادارے بھی قائم کرتی ہے۔ یہ پنجاب اسمبلی لاہور دکھائی گئی ہے بیٹے یہاں پہ تصویر میں ہمیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بیٹے۔ یہاں میں بتایا کہ آپ کو مزید جاننا چاہتے ہیں کہ گورنر صوبے کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر پاکستان نامزد کرتا ہے۔ اب میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آج جو ہے وہ کسی اور کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے کوئی 2 سال بعد اس ویڈیو کو دیکھے، 4 سال بعد دیکھے یا 5 سال بعد دیکھے تو اس وقت کوئی اور حکومت ہو، تو اس لیے جو ہے وہ جو وقتی جو سربراہان ہوتے ہیں ان کا نام لینا بھی میں اس لیے مناسب نہیں سمجھ رہا کیونکہ یہ ویڈیو وقتی طور پہ نہیں بنائی گئی، یہ مستقل جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا آگے دیکھیں، لکھا ہے کہ مقامی حکومت، مرکزی اور صوبائی حکومت کے بعد تیسرا درجہ مقامی حکومت جیسے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں ان کا آتا ہے۔ ایسی حکومت جو کسی شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرے اور اس سے متعلق فیصلے کرے مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ اس کے حکومتی منتظمین میں میئر آتا ہے، چیئرمین، کونسلر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صوبائی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ مقامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے اختیارات، وسائل اور فنڈز وغیرہ فراہم کرتی ہے۔ ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک مخصوص ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں سپریم کورٹ کو سپریم ایپیلیٹ کورٹ جبکہ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عدالتی ادارے ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہائی کورٹس کے نام بالترتیب لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ ہیں۔ اچھا جی، وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار یعنی انٹر ڈیپینڈنس آف فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ، یعنی یہ کیسے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تمام وفاقی ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ مقامی حکومت ضلع سطح پر نظم و نسق سنبھالتی ہے۔ بعض معاملات میں صوبائی حکومتیں خود مختار ہوتی ہیں، لیکن بعض معاملات دونوں حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں، جیسا کہ ملکی اور صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے قومی وسائل کی تقسیم جیسے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ آئیے دیے ہوئے جدول کی مدد سے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومتی اداروں کے اختیارات کے بارے میں جانیں۔ اب یہاں پہ شارٹ کویسچن جو تیسرا ہے یعنی مختصر سوال کا جو جواب لکھنا ہے ہم نے تیسرے کا، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ صوبائی حکومت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کے اختیارات یا مقامی کے، لیکن جو مشق میں ہے وہ صرف یہ صوبائی حکومت کے اختیارات کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وفاقی حکومت کے اختیارات پڑھ لیتے ہیں۔ ملکی دفاع،
जैसा कि मुसल्लह फ़ौज के अमूर की निगरानी करती है, ये मुल्क की मईशत को संभालती है, खारजा पॉलिसी बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात जिसे, ठीक है, इसको खारजा पॉलिसी कहते हैं, के मामलात की निगरानी करती है। सूबे का नज़्म व नस्क़, सूबाई हुकूमत का क्या काम होता है, अब देखें इख्तियारात, इसके जो इख्तियारात होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। सूबे का नज़्म व नस्क़ यानी कानून साजी, अमन व अमान का क़याम चलाती है। सूबाई महसूलात की निगरानी करती है, सूबों की दाखिली पॉलिसी के मामलात संभालती है। जो मकामी हुकूमत है उसका काम क्या होता है कि सड़कों और रास्तों से तजावुज़ात हटाना, मवेशी मंडियाँ और अवामी मेले मुनक़िद करती है। ये पीने के पानी का बंदोबस्त और निकासियाब का इंतज़ाम देखती है। बेवाओं, यतीमों, माजूरों और कुदरती आफात के मुतासरीन की मदद करती है। ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे आइन की अहमियत की, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हैं और इसका आइन इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुरतब किया गया है। इस वक्त हमारे मुल्क में 1973 का आइन नाफिज है। इसके मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और सरकारी मजहब इस्लाम है। ठीक है, इसका क्योंकि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, पाकिस्तान में दीगर मज़हब के मानने वाले भी बसते हैं जिन्हें आइन के मुताबिक बुनियादी हुकूक हासिल हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, यानी जो तफसीली जवाबात हमने लिखने थे, उसमें पहले का जवाब ये होगा कि आइन जो है वो मुल्क का नस्म व नस्क चलाने के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये हुकूमत और हुकूमती इदारों, मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया के लिए कवानीन मुहैया करता है और इन इदारों के इख्तियारात का तयन भी करता है। आइन बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। ये लोगों को उनकी ज़िम्मेदारियों से भी आगाह करता है। कहता आइन या दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी कवानीन और उसूलों का ऐसा मजमुआ होता है जिसके मुताबिक किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाता है या चलता है। तो ये आइन की तारीफ लिखनी है। ठीक है बेटे, क्या मजीद जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब तक 3 मुख्तलिफ आइन 1956 का, 1962 का और 1973 के आइन नाफिज हो चुके हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमें बताया गया है 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हमें बताया गया इससे पहले कि अभी जो है वो 1973 के आइन को ही फॉलो किया जा रहा है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे बात की जा रही है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ दर्ज झैल हैं। शहरियों के हुकूक, तो ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा पढ़ना है उसमें कोई से 3 शहरियों के हुकूक लिखने हैं, तो उसमें आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कोई से भी 3, इतने सारे हैं, इनमें से कोई 3 उठा के लिख दीजिएगा। हर शहरी को बिला इम्तियाज जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है, यानी बिला इम्तियाज का मतलब कि कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हर शहरी को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। हर शहरी को तिजारत, कारोबार और कोई भी जायज़ पेशा इख्तियार करने का हक हासिल है। तकरीर व तहरीर की आज़ादी हर शहरी का हक है। ठीक है जी, इसके बाद है जी, हर शहरी को जायदाद हासिल करने, रखने और बेचने का हक हासिल है। हर शहरी को मुल्क में आज़ादाना नकलो हमल, इज्तमाआत में शमूलियत और जमात साजी का हक हासिल है। आइन के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है, जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। हुकूमत की तरफ से 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक दिया गया है। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि क्या आपको शहरियों के हुकूक हासिल हैं, अगर नहीं तो क्यों हासिल नहीं है, ये बताने। करते हैं कुछ नया काम, चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ दें। इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक इदारा बनना चाहिए जो कि बाकायदा चेक करे। ठीक है, अगर इदारा है तो वो काम करे, अपना प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। शहरियों की जिम्मेदारियाँ, इसमें बताया गया कि हुकूक के साथ साथ शहरियों पर कुछ जिम्मेदारियाँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आयद होती हैं। मसलन मुल्क के वफादार हों और ज़रूरत पेश आने पर मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करें। उसके बाद वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, मुल्की कवानीन का एहतराम और उनकी पाबंदी करें, टैक्स वक्त पर और ईमानदारी से अदा करें, दूसरों के हुकूक, अकायद और राय का एहतराम करें, सरकारी इमला की हिफाजत करें। ये मलकियत से है, यानी जो सरकार की मलकियत है ना उसको सरकारी इमलाक कहते हैं। ये बैलेट बॉक्स दिखाया गया है आगे हमें। समाजी इंसाफ यानी सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया अब हमें कि लोगों को बराबरी की सतह पर शहरी और इंसानी हुकूक का मिलना समाजी इंसाफ कहलाता है। इन हुकूक का ना मिलना समाजी नाहमवारियों को पैदा करता है। पाकिस्तान में बहुत सी समाजी नाहमवारियाँ हैं। मिसाल के तौर पर मुनासिब रोज़गार की कमी, बच्चों से मजदूरी करवाना जिसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। इन मसाइल से निमटने, उनके खात्मे के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। इसके बाद है कानून की बालादस्ती अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है,
यानी कानून सब से ऊपर, आप ये कह लें इसको। मुल्क के तमाम कवानीन आइन की रोशनी में मुरतब किए जाते हैं। कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर होते हैं। मुल्की कवानीन तमाम शहरियों पर यकसा तौर पर लागू होते हैं। जो लोग नाइंसाफ़ी करते हैं या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होते हैं, इन्हें कवानीन के मुताबिक ही सज़ा दी जाती है। अच्छा जी, कहते किसी भी मुकदमे की समाअत से पहले सिविल या सेशन कोर्ट में होती है, यानी मुकदमे की जो समाअत होती है ना, सबसे पहले सिविल या सेशन कोर्ट में होती है। इन अदालतों में सिविल जज और सेशन जज तैनात होते हैं, यानी मुकर्रर होते हैं। मुकदमा के फरीकैन को, फरीकैन का मतलब दोनों, जो दावा करने वाला होता है और जिस पर दावा किया गया होता है, यानी मुद्दई और मुद्दा अलैह, इस तरह फरीकैन को अगर इन अदालतों का फैसला नामंजूर हो तो वो हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मुल्क के चारों सूबों में हाई कोर्ट्स कायम है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सरबराह होता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला भी मंजूर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे आला अदालत होती है। इसका सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है, इसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता इस फैसले को। सियासी जमातें, एक मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनको पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं वो होती हैं। हर सियासी जमात का अपना खास नजरिया और मंशूर होता है जिसकी वजह से वो आवाम में मकबूलियत हासिल करती है। हर सियासी जमात का एक लीडर होता है जो अपनी जमात को फाल बनाता है। ठीक है, इंतखाबात के बाद ज्यादा नशिस्तें लेने वाली सियासी जमात अपनी हुकूमत कायम करती है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी निज़ाम हुकूमत में लोग वोटों के जरिए से नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। बाद इज़ा यानी इसके बाद ये नुमाइंदे हुकूमती मामलात संभालते हैं। ये नुमाइंदे सियासी जमातों के रुकन होते हैं। सियासी जमातों के अफ़आल, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी उनके काम क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है। आइए सियासी जमातों के अफ़आल के बारे में जानते हैं। सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं। लोगों में सियासी शाऊर पैदा करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती हैं, इंतखाब में हिस्सा लेती हैं और मुंतखब होकर लोगों के मसाइल हल करती हैं। हुकूमत कायम करने के बाद ये मुल्क व कौम की फलाह के लिए काम करती हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है बेटे, इसके साथ ही हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद अब इसकी मश्क का आगाज़ होता है। उससे पहले उन्होंने कहा कि कुछ अहम बातें जो हमें सीखनी चाहिए थी कि वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें मिलकर मुल्क का इंतज़ाम चलाती हैं। आइन बुनियादी उसूलों और कवानीन का एक मजमुआ होता है जिसके तहत मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का आइन नाफिज है। ठीक है बेटे, यहाँ पे दिए हुए मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सवाल आप पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 1, 2 और 3 इनके जवाब मैं आपको रीडिंग में साथ साथ बता रहा था। इसी तरह तफसीली सवाल हैं 3, इनके भी जवाब मैं आपको साथ साथ बता रहा था जब रीडिंग कर रहा था, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बेटे, अब यहाँ सरगर्मी है, यानी आपके करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। बेटे और बेटियाँ खुद करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ अदालतों को दर्जावार चार्ट की मदद से वाज़े करें। ठीक है, जमहूरियत ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हुक्मरानी की एक शख्स की नहीं होती। हुक्मरानी एक शख्स की नहीं होती बल्कि मुल्क के तमाम लोगों की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। जमहूरी तर्ज अमल को अपनाते हुए अपनी जमात का एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो आपकी जमात की नुमाइंदगी कर सकता हो, यानी क्लास में भी आपने अपना एक नुमाइंदा बना लेना है। अच्छा जी, चंद समाजी मसाइल की फहरिस्त बनाए और इनके हल के लिए तजावीज़ दें। चंद जो हैं वो बेटा समाजी मसाइल जो भी आप लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, बेहतर है। आपको जो लगता है कि हमारे जो समाजी मसले हैं यानी हमारे जो मुआशरे के मसले हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं और उसका जो हल है वो भी आप मेरा बेटा यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि आपके मुताबिक क्या हल है उनका। अच्छा जी, इसके बाद बेटे आते हैं आगे कि उन्होंने कहा कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दुरुस्त जवाब पर टिक करें, यानी ये जो दुरुस्त का निशान लगाना है। सबसे पहले कहा गया पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाते हैं, हर 5 साल के बाद बेटा मुनक़िद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल है पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाफिज है 1973 का, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। अगला है बेटा जी मुकन्नना के पास इख्तियार है, तो कौन सा इख्तियार बेटे होता है कानून बनाने का, तो इसको हम टिक कर देंगे। आइन के तहत बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है, कितने साल से, 14 साल से कम उम्र, 14 साल से कम उम्र बच्चों। किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी उसूलों का मजमुआ क्या कहलाता है बेटे, आइन कहलाता है, वो इसको टिक कर देंगे। इसके बाद बेटा आते हैं अब दुरुस्त और गलत फ़िक्रों की तरफ, यानी जो दुरुस्त है उसके सामने हम दुरुस्त लिखेंगे, जो गलत है उसके सामने गलत लिख देंगे। जी, सबसे पहले हमें दिया गया है जो जुमला वो है पसंदीदा तर्ज हुकूमत आमरीत है, बेटा ये गलत है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ملک کے تمام قوانین آئینی اصولوں کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں. یہ بالکل درست ہے یہ والا جملہ. پاکستان میں بادشاہت کا نظام نافذ ہے، ایسا نہیں ہے. وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے بیٹے. کوئی سی 3 وزارتوں کے نام لکھیں، تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں وزارت داخلہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھیں گے داخلہ، اور وزارت خارجہ. ٹھیک ہے بیٹے. اور مذہبی امور، تعلیم بھی لکھ سکتے ہیں، وزارت تعلیم، مذہبی امور. یہ اس طرح. تو اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی. آپ نے جو کچھ بھی نیا سیکھا اس میں وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ بیٹے.